Fine. So we'll be starting a new chapter today. That is balance of payments. Balance of payments बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत इजी भी है. मैक्रो का एक और चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स नाम का चैप्टर है, इसमें होता क्या है, पहले अपन को ये समझना चाहिए व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. सो इंडिया बीइंग एन ओपन इकोनॉमी, वो बहुत सारे और इकोनॉमीज के साथ ट्रांजैक्ट करती है. इंडिया ट्रांजैक्ट्स विद अ लॉट ऑफ अदर इकोनॉमीज एज वेल. जैसे ये मैंने इंडिया बनाया आपके लिए, और ये श्रीलंका है. तो क्या इंडिया और श्रीलंका आपस में एक दूसरे को गुड्स सेल करते होंगे? क्या इंडिया से श्रीलंका और श्रीलंका से इंडिया कुछ गुड्स आते जाते होंगे? तो यस, व्हेन वी सेल टू श्रीलंका विल से कि ये हम कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स. सो व्हेन वी सेल टू श्रीलंका दैट्स एक्सपोर्ट. व्हेन वी परचेज फ्रॉम श्रीलंका दैट इज इंपोर्ट. हम इंपोर्ट भी कर रहे होते हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे होते हैं थ्रू आउट द ईयर, और इस साल भर चलता है, और करोड़ों के ट्रांजेक्शन होते हैं. हम कोई एक इंडिविजुअल बंदा नहीं कर रहा होता ये सब. ये अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं जो इंडिया के अलग अलग कोने से एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, राइट. ऐसे ही श्रीलंका के अलग अलग कोने से अलग अलग लोग श्रीलंकन क्या कर रहे होते हैं, इंडिया को उनकी तरफ से एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो हम इंडियन साइड से बोलेंगे कि इंपोर्ट है. तो ये तो हो गई बात किसकी, गुड्स की. क्या गुड्स के अलावा सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है? बिल्कुल होता है. गुड्स के अलावा सर्विसेज भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होती है. गुड्स और सर्विसेज में फर्क यह है कि गुड्स होते हैं टेंजिबल, हैविंग फिजिकल फॉर्म, और सर्विसेज में कोई टेंजिबल फॉर्म नहीं होती बच्चों. तो जब कोई टेंजिबल फॉर्म नहीं है, तो क्या सर्विसेज आपको बॉर्डर क्रॉस करती हुई नजर आएंगी? टेल मी, क्या आपको सर्विसेज के केस में ऐसा दिखेगा कि बॉर्डर क्रॉस हो रहा है? ऐसा नजर आएगा क्या कि बॉर्डर में एक जगह से दूसरी जगह चीजें जा रही हैं? नहीं, ऐसा दिखता नहीं है. तो हम बोलते हैं कि गुड्स के केस में गुड्स आर सीन क्रॉसिंग बॉर्डर्स, बट सर्विसेज में हमें बॉर्डर क्रॉस होता हुआ नजर नहीं आता. सो गुड्स के केस में बॉर्डर क्रॉस होता है, यस होता है, एंड सर्विसेज केस में नो बॉर्डर इज क्रॉस्ड. इसके अलावा एक तीसरे तरह के ट्रांजेक्शन्स और होते हैं जिनको हम बोलते हैं कैपिटल ट्रांसफर्स. क्या बोलते हैं? कैपिटल ट्रांसफर्स. कैपिटल ट्रांसफर्स में कोई गुड्स और सर्विसेज तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन यहां पे कैपिटल का फ्लो इन्वॉल्व होता है. या तो कैपिटल दिया जाता है या कैपिटल हम एक्सेप्ट कर रहे होते हैं. कैसे? मान के चलिए कि श्रीलंका के किसी बंदे ने इंडिया के अंदर एक घर खरीद लिया. उसने इंडिया के अंदर घर खरीद लिया. तो घर खरीदने के लिए उसने पैसा दिया होगा, बिल्कुल. उसके बदले क्या कोई गुड्स है? नहीं. कुछ भी बॉर्डर क्रॉस करता हुआ नहीं. क्या ये घर बॉर्डर क्रॉस करता हुआ श्रीलंका जाएगा? नॉट पॉसिबल. तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे बॉर्डर तो क्रॉस नहीं हो रहा, और ये सर्विसेज भी नहीं है. यहां पे हमारी ओनरशिप है. जब ओनरशिप के क्लेम्स होते हैं तो उस केस में हम बोलते हैं कि वो कैपिटल ट्रांसफर्स हैं. कैपिटल ट्रांसफर के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे किसी श्रीलंका ने किसी इंडियन को लोन दे दिया, इंडियन ने श्रीलंकन को लोन दे दिया. मैं सिर्फ श्रीलंका के साथ इसलिए बता रहा हूं बिकॉज मैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ बताऊंगा तो आप कंफ्यूज होंगे. आप अभी एक कंट्री के लिए समझ जाएंगे, उसी को आप पूरे वर्ल्ड के लिए रेप्लिकेट कर दो, वो सारा हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है. तो ऐसे हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर 3 पार्ट्स बनते हैं बच्चों. सर्विसेज के सारे ट्रांजेक्शन्स, गुड्स के सारे ट्रांजेक्शन्स, एंड कैपिटल ट्रांसफर्स के सारे ट्रांजेक्शन्स. गुड्स को हम मर्चेंडाइज भी बोलते हैं. और इन तीनों का साल भर का जो भी अकाउंटिंग हो रहा है, नेट, कि इंडिया ने कितना गुड्स, कितना सर्विसेज और कितना कैपिटल ट्रांसफर्स रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ किया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के टर्म्स में, वो सबका बैलेंस कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे या तो इंडिया ने ज्यादा परचेज किया होगा या ज्यादा सेल किया होगा. अगर ज्यादा परचेज किया है तो इंडिया को पेमेंट देना है, और अगर ज्यादा सेल किया है तो इंडिया को पेमेंट रिसीव करना है. ये सब वर्चुअल टर्म्स में हो रहा है, क्योंकि एज सच इंडिया एज अ सिंगल एंटिटी काम नहीं कर रहा, बहुत सारे और लोग हैं
लेकिन इसका हिसाब किताब रखना पड़ता है, बिकॉज उतने ही हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स में चेंजेस आते हैं। ठीक है, धीरे धीरे समझना, अभी कुछ बातें शायद समझ में नहीं आई होंगी। देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये एक तरह से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है। जैसे आप पीएनएल बनाते हो अपने बिजनेस के लिए, वैसे ही आप एक कंट्री के लिए आप समझ सकते हैं कि वैसा ही एक स्टेटमेंट बनता होगा जिसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जिसमें हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस ऑफ द कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। किससे? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। जैसे इंडिया ने श्रीलंका के साथ किया, पाकिस्तान के साथ किया होगा, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएस, यूके, इंडोनेशिया, जापान, वर्ल्ड की सारी कंट्रीज जिससे इंडिया ट्रेड करता है, उन सबसे साल भर के दौरान जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुए वो सब एक अकाउंट में हम समराइज करते हैं और उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ड्यूरिंग अ पीरियड, ड्यूरिंग अ पीरियड, और ड्यूरिंग अ पीरियड मतलब जनरली ये होता है कितना, 1 ईयर। सर इन एक्चुअल तो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम हर 3-3 महीने में रिव्यू करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट दो तरह से बनता है, एक तो क्वार्टरली बनता है और फिर साल भर का मिला करके एनुअली भी बनता है। इस तरह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्वार्टरली हम रिव्यू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि साल भर का ओवरऑल परफॉर्मेंस भी कितना हुआ। ठीक है सर। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के अंदर सिर्फ गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं आता। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस इंक्लूड विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स को क्या बोलते हैं, मर्चेंडीज। मतलब मैं बात कर रहा हूं यहां पे किसकी, गुड्स की। इसके साथ इसमें इनविजिबल आइटम्स भी आते हैं। ये क्या होते हैं सर, जो बॉर्डर क्रॉस करते हुए नहीं दिखते। क्या होते थे वैसे? ऐसी चीजें जो बॉर्डर क्रॉस करती हुई नहीं दिखती वो है सर्विसेज। सो गुड्स मतलब जो बॉर्डर क्रॉस करते हुए दिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं विजिबल आइटम्स या मर्चेंडाइज। और सर्विसेज, इन दोनों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। इसके अलावा कैपिटल ट्रांसफर्स भी होते हैं। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि हमारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स के अंदर 3 पार्ट हो गए, गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल ट्रांसफर्स। गुड्स क्योंकि हमें बॉर्डर क्रॉस करते हुए नजर आ जाते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं विजिबल आइटम्स। सर्विसेज हमको बॉर्डर क्रॉस करते हुए नजर नहीं आती, इसलिए हम इनको बोलते हैं इनविजिबल आइटम्स। और कैपिटल ट्रांसफर्स ऐसे होते हैं जो एक कंट्री की किसी दूसरे कंट्री के अंदर ओनरशिप या इस तरह की कोई डेट वगैरह को बढ़ावा देते हैं, तो वो सारे हमारे कैपिटल ट्रांसफर्स के अंदर आ जाते हैं। सो कुल मिला के हमारे जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस हैं, दोज कैन बी क्लासिफाइड एज दीज 3। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं 3 तरह से। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते क्या है? पहली बात, ऑल द ट्रांजेक्शंस जिसमें किसी वैल्यू का ट्रांसफर हो रहा हो। सो ऑल द ट्रांजेक्शंस कॉजिंग ट्रांसफर ऑफ वैल्यू आर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस एंड दीज कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। पहला है विजिबल आइटम्स या मर्चेंडाइज। विजिबल आइटम्स या मर्चेंडाइज वो होते हैं जो बॉर्डर क्रॉस करते हुए नजर आ जाते हैं, मतलब इंडिया से बाहर जाते हुए नजर आ जाएंगे अगर एक्सपोर्ट होगा तो, और इंडिया के अंदर आते हुए नजर आ जाएंगे अगर इंपोर्ट वाली सिचुएशन है तो। ऑल आइटम्स विच क्रॉस द बॉर्डर बाय वे ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हैविंग टेंजिबल फॉर्म, जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और जिनका टेंजिबल फॉर्म है, वो हमारे किस में आते हैं? विजिबल आइटम्स में आते हैं। व्हाट आर इनविजिबल आइटम्स? All items which are not seen crossing border are invisible items, क्योंकि ये इंटेंजिबल होते हैं। अब भाई सर्विस है, जैसे इंडिया की किसी आईटी कंपनी ने क्या किया, इंडियन आईटी कंपनी ने यूएस के अंदर सर्विस दी। इंडियन आईटी कंपनी ने यूएस में सर्विस दी। हमारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं किसको? यूएस कंपनी को। तो यूएस कंपनी से हमारे को क्या आ रहा है? डॉलर्स आ रहे हैं। दे आर मेकिंग परचेज फ्रॉम अस। बट क्या आपको परचेज बॉर्डर क्रॉस करती हुई नजर आएगी? क्या यहां से सॉफ्टवेयर कुछ चल चल के जाएंगे, बॉर्डर क्रॉस करके जाएंगे? नो, दिस दैट इज नॉट पॉसिबल। सॉफ्टवेयर तो आप ऑनलाइन बेच सकते हो, राइट? दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनविजिबल आइटम्स। सर्विसेज जो होती हैं, या मैं बोलूं जो इनविजिबल आइटम्स होते हैं, दे आर नॉट सीन क्रॉसिंग बॉर्डर्स, क्योंकि वो होते हैं इंटेंजिबल। ठीक है, आई थिंक इतना भी समझ में आया होगा। द नेक्स्ट पार्ट इज कैपिटल ट्रांसफर्स। कैपिटल ट्रांसफर में वो सारे ट्रांजेक्शन आते हैं जो किसी क्लेम को क्रिएट करते हैं। ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एसेट्स।
विदाउट क्रॉसिंग बॉर्डर्स। ऑब्वियसली बात है, आप घर खरीदोगे तो घर बॉर्डर क्रॉस करता हुआ नजर नहीं आएगा। जमीन खरीद ली तो बॉर्डर कोई क्रॉस नहीं होगा। दीज इंक्लूड कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट। तो कभी कभी हमें कैपिटल रिसीट्स मिलती हैं, कभी कभी पेमेंट्स भी होते हैं। जैसे किसी श्रीलंकन ने इंडिया के अंदर जमीन खरीदी तो वो इंडियन को पेमेंट करेगा, तो उस केस में हमें पेमेंट रिसीव होगा। ऐसे ही कभी किसी इंडियन ने श्रीलंकन लैंड को खरीद लिया या किसी और कंट्री में जमीन परचेज करी, तो उसके लिए उसको इंडिया के बाहर पेमेंट करना पड़ेगा। दैट विल रिजल्ट इन कैपिटल पेमेंट्स। सो कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट जैसी सारी चीजें होती रहती हैं इन केस ऑफ कैपिटल ट्रांसफर्स। अगर ये तीन चीजें समझ में आएंगी तो मैं आपको आगे ये बता पाऊंगा कि ये दो चीजें हमारे एक अकाउंट में जाती हैं जिसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट, जैसे आपके अकाउंट्स में पार्टनरशिप में होता है, और जो कैपिटल ट्रांसफर्स हैं ये सब चले जाते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर। All the visible and invisible items are part of current account and all the capital transactions form part of the capital account of BOP. Balance of trade. ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक छोटा पार्ट है। मतलब अगर एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करूं दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, तो उसके अंदर एक छोटा पार्ट बनेगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर तीन तरह के ट्रांजेक्शन थे, कौन से गुड्स के, बिल्कुल, सर्विसेज के, और लास्ट कैपिटल ट्रांसफर्स। ये तीन तरह के हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट थे। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर सिर्फ एक ही चीज आती है, दैट इज गुड्स। सिर्फ गुड्स का ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का अगर बैलेंस निकाला जाए कि इंडिया ने कितना गुड्स सेल करा बाकी दुनिया को और कितना उससे परचेज करा, तो दैट विल बी बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज नथिंग, इट इज जस्ट द बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए मैं बोल सकता हूं कि यहां पे हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर रहे होते हैं सिंपली। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम सिर्फ गुड्स को नहीं देखते हैं, यहां सर्विस को भी देखते हैं और कैपिटल ट्रांसफर्स को भी देखते हैं। कुल मिला के बीओपी के अंदर दो तरह के अकाउंट मैंने आपको बताए थे, कौन से, करंट अकाउंट जिसमें आपके पास आ जाता है विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स मतलब गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इसी को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है। इसमें आता है नेट बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम्स ऑल्सो। इनविजिबल आइटम्स मतलब सर्विसेज। इसमें फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज का भी आप डिवीजन कर सकते हो फर्दर। ठीक है। सो करंट अकाउंट के अंदर विजिबल आइटम्स मतलब गुड्स, इनविजिबल आइटम्स मतलब सर्विसेज। सर्विसेज में भी दो तरह की, फैक्टर सर्विसेज एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर टाइप की सर्विसेज। नॉन फैक्टर सर्विसेज में कोई और तरह की सर्विसेज, जैसे हम किसी कंट्री को क्लाउड स्पेस सेल कर रहे हैं। क्लाउड स्पेस मतलब क्या होता है कि आप जैसे ऑनलाइन गूगल ड्राइव में कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो तो वो कहीं एक ऐसी जगह स्टोर हो जाता है जो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपको उसको फिजिकली रखने की जरूरत भी नहीं है, आप उसको कहीं और से एक्सेस कर सकते हो। तो ये क्लाउड स्पेस फ्री में नहीं आते सारे। जैसे गूगल तो आपको फ्री में ऑफर कर देता है, आपको फेसबुक जो है वो आपकी प्रोफाइल में फोटोज वगैरह आप अपलोड करते हो, वो फ्री में आपको अवेलेबल करा देते हैं। लेकिन जब बहुत सारा डेटा होता है ना तो उसके लिए भी चार्जेस लगते हैं। तो वो हो सकता है आपने किसी और कंट्री के किसी और एंटिटी से लिया हो, उस तरह की सर्विस किस में आ जाएगी, नॉन फैक्टर सर्विसेज में आ जाएंगी। जैसे आपने कॉल सेंटर आपका आउटसोर्स कर दिया कि यू आर ए कंपनी जिसको कुछ कस्टमर्स को कॉल्स रिसीव करने पड़ते हैं कस्टमर्स के, और उनको उनके रेजोल्यूशन देने पड़ते हैं, लेकिन आपने ये सारी ऑपरेशन क्या कर रखी है, किसी और कंट्री में आपने एक तरह से आउटसोर्स कर रखी है। तो दैट इज अ काइंड ऑफ व्हाट काइंड ऑफ सर्विस, दैट इज काइंड ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आ गया, और इसके अलावा जो भी तरह की सर्विसेज हैं वो सारी हमारी नॉन फैक्टर सर्विसेज हो जाएंगी। ठीक है सर, आई थिंक ये भी कोई दिक्कत नहीं है।
इसके अलावा कुछ चीजें और भी आती हैं। नेट बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। सर यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या होते हैं? यूनिलेटरल मतलब एक तरफा, वन साइडेड। यहां पे कोई बिजनेस नहीं हो रहा होता। जैसे नेपाल में अर्थक्वेक आया था, तो इंडिया ने क्या किया? एड नेपाल को कुछ दिया, कुछ पैसे भेजे, कुछ हेल्प भेजी। तो आप समझिए, इफ इंडिया प्रोवाइड्स एड टू नेपाल, तो वो एक तरफा ट्रांजैक्शन है, वहां पे कोई गुड्स और सर्विसेज इन्वॉल्व नहीं है। पहले एक बार आप फोकस करिए यूनिलेटरल ट्रांसफर्स पर। यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होते हैं? एक तरफा ट्रांसफर, मतलब जिसके बदले में कोई कंसिडरेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको स्कॉलरशिप दूं, तो आपने मेरे लिए कुछ किया नहीं है जिसकी वजह से मैं आपको स्कॉलरशिप दे रहा हूं। दैट इज अ वन साइडेड ट्रांजेक्शन। ऐसे कंट्रीज के बीच में भी होते रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया ने जब नेपाल को यहाँ अर्थक्वेक आया नेपाल के अंदर, तो इंडिया ने उसको एड दिया, मतलब उसको कुछ फंड्स वगैरह, कुछ ग्रांट्स, कुछ हेल्प दी। ये सारी जो पेमेंट्स हैं, ये यूनिलेटरल पेमेंट्स कहलाते हैं। अगर इंडियन सिटीजन कैलाश सत्यार्थी विंस अ नोबेल पीस प्राइज, तो बहुत सारा उसमें पैसा मिलता है। वो पैसा किसी और कंट्री से इंडिया में आ रहा है, वो एक तरफा है, कुछ कर नहीं दिया बदले में, जिसके बदले पैसा मिल रहा है। हाँ, अचीवमेंट इज देयर, बट दैट इज नॉट अ कंसिडरेशन अगेंस्ट द पेमेंट। पेमेंट और कंसिडरेशन तय नहीं हुए थे पहले से। इट इज वन साइडेड एक्ट, एक तरफा पेमेंट मिल रहा है। जब भी एक तरफा पेमेंट होता है कुछ भी, तो वो सब किस में आ जाता है? वो सब यूनिलेटरल ट्रांसफर के अंदर आ जाता है, एक तरफा पेमेंट। सो इंडिया ने किसी और कंट्री को, मतलब रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को, या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से इंडिया में कोई यूनिलेटरल पेमेंट आया हो इन द नेचर ऑफ ग्रांट, इन द नेचर ऑफ चैरिटी, इन द नेचर ऑफ स्कॉलरशिप, अवार्ड, इस तरह का कोई भी पेमेंट जो एक तरफा होता है, वो सब हमारे नेट बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर्स के अंदर आ जाता है। एक स्टूडेंट ने मुझे ये पूछा कि सर फैक्टर सर्विसेज कौन सी होती हैं? देखिए भाई, प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स होते हैं। प्रोडक्शन के अंदर देयर आर 4 फैक्टर्स: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड entrepreneur. Land, labor, capital and entrepreneur. These are the factors of production. ये चारों फैक्टर्स जो हैं वो एक तरह की सर्विस के नेचर में होते हैं। इनके बिना आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। ये 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है। लैंड के बदले आपको फैक्टर पेमेंट क्या दिया जाता है? रेंट। मतलब आप समझिए, आपने किसी को सर्विस दी कि ये लो मेरी जमीन, इस पे तुम प्रोडक्शन वगैरह कर सकते हो, तो बदले में आप क्या लोगे उससे? रेंट। लेबर के बदले क्या? वेजेस। अगर आप किसी को अपनी लेबर की सर्विसेज देते हो कि मैं आपके लिए काम कर दूंगा, बदले में क्या दोगे? पेमेंट दोगे। वो क्या कहलाएगा? वेजेस। कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और ऐसे ही एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट। ये सारी होती हैं फैक्टर सर्विसेज। इन सर्विसेज के अलावा कोई और तरह की सर्विस है, वो सब हमारी आ जाएगी नॉन फैक्टर सर्विसेज में। जैसे इंश्योरेंस, जैसे कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया क्लाउड स्पेस। ये सब तरह की जो सर्विसेज आएंगी वो सब हमारे नॉन फैक्टर सर्विसेज का पार्ट बन जाएंगी। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया। बताइए कि आपको करंट अकाउंट समझ में आ गया? बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैपिटल अकाउंट में वो सारे ट्रांजेक्शन होंगे जहां पे कोई डेट एस्टेब्लिश होता हो, कोई ओनरशिप एस्टेब्लिश होती हो। इसमें दो तरह के ट्रांजेक्शन मेन है: इन्वेस्टमेंट और बोरिंग। जब आप पैसा दे रहे हो तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो। मतलब अगर कोई इंडियन लेट्स से यूएस में कोई बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, तो यहां पे आउटफ्लो ऑफ कैपिटल है। यस, ये किसके अंदर आएगा? ये इन्वेस्टमेंट का पोर्शन बनेगा, ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनेगा। तो इन्वेस्टमेंट जो है, मैं पहले आपको इन्वेस्टमेंट समझाने लगा हूं तो इन्वेस्टमेंट ही समझा देता हूं। इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका कैपिटल का आउटफ्लो होता है, जिसको हम कैपिटल पेमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, आपका कैपिटल आपकी कंट्री से बाहर जाएगा, फ्यूचर में कभी वापस आएगा, फिलहाल बाहर जा रहा है।
तो इन्वेस्टमेंट में आउटफ्लो होता है। इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है मेनली, एफडीआई एंड एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एफडीआई होता है जब आपके पास ओनरशिप भी है, ध्यान से समझना बच्चों, और आपके पास कंट्रोल भी है किसी फॉरेन प्रॉपर्टी का, उसको बोलते हैं एफडीआई। क्या मतलब? मतलब ऐसा कि आपने लेट्स से श्रीलंका में कोई जमीन खरीदी, यू परचेज अ लैंड। लैंड परचेज करा, क्या जमीन चल के हमारे पास है कि नहीं? तो गुड्स तो नहीं है, सर्विस भी है ही नहीं, ये कैपिटल ट्रांसफर है। क्या इस लैंड का ओनरशिप आपका है? हाँ है, क्योंकि आपने खरीदी है। क्या आप ये डिसाइड कर सकते हो कि उस जमीन पे क्या उगाया जाएगा, क्या उस पर कौन सी क्रॉप उगाएंगे, या किसको आप उसको रेंट पे देंगे, क्या करेंगे उसका, ये सब आप डिसाइड कर सकते हो? बिल्कुल डिसाइड कर सकते हो। तो उसको ही बोलते हैं कंट्रोल। आपकी ओनरशिप भी है और आपका कंट्रोल भी है। एफडीआई इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट वेयर देर इज ओनरशिप एज वेल एज कंट्रोल ऑफ एन एसेट। ठीक है। लेकिन एफपीआई क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, या सिर्फ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलूं, इसमें क्या होता है? इसमें आप इन्वेस्ट कर रहे होते हो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में, जनरली शेयर सिक्योरिटीज बॉन्ड्स वगैरह में। मतलब यहां पे ऐसा मान लीजिए कि आपने इन्वेस्ट नहीं किया लैंड में, आपने एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया। कंपनी के आपने 10% शेयर खरीद लिए, जो कंपनी कहां है? श्रीलंका में है, और उस कंपनी ने जमीन खरीदी है। बताइए, क्योंकि आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं, तो यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी। ऑल द शेयर होल्डर्स आर व्हाट? ओनर्स ऑफ द कंपनी। आप कंपनी के ओनर हैं, क्या आपका उस पर कंट्रोल भी है? क्या आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी क्या करेगी? चलो कंपनी छोड़ दो, क्या आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी ने जो जमीन खरीदी उसका क्या होगा? आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। मतलब यहां पे क्या आपके पास ओनरशिप है? यस। क्या आपके पास कंट्रोल है? नो। ओनरशिप है और कंट्रोल नहीं है, इसी को हम बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसको एफ आई आई वाली टर्म भी दी जाती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? एफ आई आई लिख लेना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जहां पे आप इंस्टीट्यूट बना करके फिर इन्वेस्ट कर रहे हो। तो मतलब यहां पे आपने क्या करा, यहां पे आपने इंडिविजुअली इन्वेस्ट नहीं किया, आपने भी एक कंपनी बनाई, जो कंपनी किसी दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। मतलब इनडायरेक्ट में भी और इनडायरेक्ट, वो होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। जैसे आपने किसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे लगाए, जो फंड किसी और कंट्री की किसी और कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है। तो इन शॉर्ट, आपका जो इन्वेस्टमेंट वाला सिनेरियो है ना, उसको मैं तीन पार्ट में डिवाइड करता हूं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सॉरी थ्री पार्ट्स। मेजर तो दो हो गए, एफडीआई एंड एफपीआई। एफपीआई में ही एक सब ब्रांच है एफआईआई की, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट की। एफडीआई के अंदर क्या होता है? ओनरशिप भी होती है, कंट्रोल भी होता है। ओनरशिप एंड कंट्रोल बोथ आर देयर। सर एफपीआई में क्या होता है? इसमें आपके पास ओनरशिप तो होती है, बट कंट्रोल नहीं होता। ओनरशिप इज देयर बट कंट्रोल इज नॉट देयर। तो एफपीआई आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो, या आप किसी और इंस्टीट्यूट में पैसे लगा सकते हो जो आगे आगे पैसे लगाता है। मतलब जिसको हम बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। जैसे कोई म्यूचुअल फंड में आपने पैसे लगाए, या आपने किसी कंपनी के अंदर पैसे लगाए, और ये म्यूचुअल फंड या कंपनी फॉरेन में किसी कंपनी के अंदर पैसे लगाती है, और वो फॉरेन की कंपनी कोई जमीन खरीदती है, कोई एसेट खरीदती है, कुछ बिजनेस करती है, तो आपका कंट्रोल नहीं हो सकता, लेकिन आपका ओनरशिप है क्या? हाँ है। तो ओनरशिप ओनरशिप होने को हम बोलते हैं कि हमने जिस तरह का इन्वेस्टमेंट किया है वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है।
लेकिन ओनरशिप के साथ कंट्रोल भी हो तो उसको बोलते हैं एफडीआई। अब एफडीआई थोड़ा सा डेंजरस काम है, डेंजरस मामला है। एक इन्वेस्टर हमेशा चाहता है कि उसका ओनरशिप भी हो और कंट्रोल भी हो, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि हम फॉरेन लोगों के हाथ में कंट्रोल नहीं देंगे। जैसे मान लीजिए कोई इंडियन यूएस में इन्वेस्ट करता है, तो यूएस गवर्नमेंट थोड़ी चाहेगी कि इंडियन जो है वो उस प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर सके, वो उस प्रॉपर्टी के सारे बेनिफिट्स को उठा सके। हम चाहते हैं कि हमारी जमीन पर, हमारी सॉइल पर फॉरेन लोग कब्जा ना कर लें, या हमारे एसेट्स को वो कंट्रोल ना कर लें, नहीं तो हमारी इंडिपेंडेंस खतरे में आ जाएगी। थोड़ा ऐसा सोचते तो हैं कंट्रीज। दैट्स वाई एफडीआई को लेकर के हमेशा थोड़ा सा कंट्रीज आर स्केप्टिकल। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट हैज नाउ अलाउड एफडीआई इन मेनी ऑफ द सेक्टर्स, कई सेक्टर्स में 100% एफडीआई भी अलाउ किया है। मतलब कि पूरा का पूरा कंट्रोल और ओनरशिप किसका हो सकता है, फॉरेन कंपनीज का हो सकता है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट चाहती है कि एफडीआई वगैरह कम से कम हो। इसलिए अलाउ करना पड़ता है कि बिना एफडीआई के बाहर का पैसा इंडिया में नहीं आएगा और इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, और इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट वाली, वो सॉल्व नहीं हो पाएंगी।